अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग बफ़र सॉल्यूशन में पीएच ऑफ बफ़र कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग बफ़र सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बफ़र में आज हमने बफ़र सॉल्यूशन में आज बेटा हम पहले पढ़ेंगे पीएच ऑफ बफ़र। देखें, जब हम एक बफ़र तैयार करते हैं तो बेटा उसकी पीएच को देखा जाता है कि इसकी पीएच किस रेंज में रहनी चाहिए। उस रेंज के लिहाज से बफ़र सॉल्यूशन जो होता है वो तैयार किया जाता है। तो बफ़र की पीएच को देखने के लिए हम एक इक्वेशन फ़र्ज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एसिड है HA, यह हाइड्रोजन और A नेगेटिव आयंस में आयोनाइज होगा। H पॉजिटिव आयन देगा और A नेगेटिव आयंस देगा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में ये आयोनाइज हो गया। इसका K कैसे लिखा जाएगा? ऊपर हम H पॉजिटिव लिखेंगे और A नेगेटिव लिखेंगे, और नीचे जनाब हम एसिड की कंसंट्रेशन लिखेंगे। ठीक है, अब बेटा क्योंकि हमने पीएच मालूम करनी है तो पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, तो हम हाइड्रोजन आयन को एक तरफ रहने देते हैं, इसे उधर ले जाएंगे और इसे भी इधर ले आएंगे। तो एक तरफ हाइड्रोजन आयंस रह जाएंगे ये, और दूसरी जानिब Ka के साथ Ha जो है वो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएंगे A नेगेटिव आयंस। ये हमारे पास बन जाएगा। दोनों साइड पे नेगेटिव लॉग ले लें तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ओवर कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। अब बेटा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है पीएच, नेगेटिव लॉग इन दोनों से होगा तो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो होता है लॉग में ऐड होता है तो प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ओवर कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयंस हो जाएगा। अब ये पीएच हो गया, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka हो जाएगा pKa। ठीक है, और प्लस अगर इसको थोड़ा सा आप ओपन करें तो ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड लॉग में माइनस होता है तो ये होगा माइनस लॉग ऑफ एसिड माइनस, ये डिवाइड माइनस हो जाएगा, इनटू नेगेटिव लॉग ऑफ A नेगेटिव हो जाएगा। अब बेटा नेगेटिव नेगेटिव जो होते हैं ये आपस में नेगेटिव नेगेटिव जो होता है ये बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव लॉग ऑफ A नेगेटिव आयंस, और ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ एसिड, और ये हो जाएगा pKa। अब बेटा अगेन हम अगर लॉग को कॉमन ले लें तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव डिवाइड में चला जाएगा। लॉग को कॉमन ले लें तो अब ये नेगेटिव वाला ये नीचे चला जाएगा, पॉजिटिव वाला ऊपर हो जाएगा, तो pH हो जाएगा pKa प्लस लॉग ऑफ A ओवर लॉग ऑफ HA, ये हो जाएगा हमारे पास। तो अब बेटा यहाँ पे हमारे पास आप लोगों ने, जब मैंने आपको एसिटिक एसिड के हवाले से समझाया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि एसिड आयोनाइज होगा अपने नेगेटिव आयंस में और हाइड्रोजन आयंस में, और उसका जो साल्ट होगा उसके भी नेगेटिव आयंस बनेंगे और सोडियम आयंस बनेंगे। अब बेटा यहाँ पे इस मिक्सचर में हमने ये बात की थी कि जो इस मिक्सचर के जो नेगेटिव आयंस होंगे ये इसके साल्ट की वजह से होंगे। एसिड के जो नेगेटिव आयन होंगे मिक्सचर यानी बफर सॉल्यूशन के अंदर
नेगेटिव आयन जो है ये साल्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज बफर सोल्यूशन में नेगेटिव आयन जो होता है ये कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट को इंडिकेट कर रहा होता है। तो ये जो नेगेटिव आयन है ये बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है। तो पीएच जो हमारे पास आएगा pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर, ये तो नीचे एसिड है तो ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इस इक्वेशन में के मुताबिक बेटा हम मालूम कर सकते हैं पीएच ऑफ बफर को। पीके ऑफ एसिड हमें पता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट और एसिड के मुताबिक से पीएच का पता चल जाएगा कि इस सॉल्यूशन की पीएच कहाँ पे आएगी। ठीक होगी बात। इस इक्वेशन को बेटा हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन हेंडरसन इक्वेशन कहलाती है। दिस इज हेंडरसन इक्वेशन। अब हेंडरसन इक्वेशन को यूज़ करते हुए बेटा हम बफर सॉल्यूशन की पीएच के बारे में बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है और 0.1 मोलर ही सोडियम एसीटेट है। इनको हम आपस में मिला देते हैं, यानी फ़र्ज़ करें इसके भी 50 ml या 100 ml और इसके भी 50 ml या 100 ml सोल्यूशन के आपस में मिक्स कर देते हैं। दिस इज़ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, दिस इज़ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, या पूरा लीटर सोल्यूशन आपस में मिक्स कर देते हैं। अब इस सोल्यूशन की पीएच क्या होगी? ठीक है, अगर मैं इसको प्रॉपर लिखूं तो इसका प्रॉपर लिखूंगा 0.1 मोल पर लीटर है और ये भी 0.1 मोल पर लीटर है। तो इसे पूरे अगर इन सॉल्यूशंस को मिक्स कर देते हैं तो आप देखते हैं इसकी पीएच क्या बनेगी। सो पीएच विल बी pKa ऑफ एसिड प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। तो हमारे पास पीएच आ जाएगी, एसिटिक एसिड की pKa बेटा 4.74 होती है, तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट 0.1 ओवर 0.1 से कैंसिल होके ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1। कॉमन लॉग 1 वैल्यू जो है ये बेटा 0 होती है। लॉग ऑफ 1 जो होगा वो 0 होगा। तो इस सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो 4.74 होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें 0.01 मोलर एसिटिक एसिड है और 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट है। अब इस सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी? पीएच ऑफ सॉल्यूशन pKa ऑफ एसिड प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pKa 4.74, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है बेटा हमारे पास 0.1 और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है हमारे पास 0.01। तो पीएच हमारे पास आ जाएगी 4.74। लॉग ऑफ, ये अगर पॉइंट कैंसिल हो तो इसकी जगह नीचे 10 आप लगा दें। ठीक है जी, और ये कैंसिल हो तो इसकी जगह ऊपर 100 लगा दें तो 10 आ जाएगा। तो पीएच हमारे पास आ जाएगी 4.74 प्लस लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 1 होता है, 4.74। इस सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो 5.74 होगी। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ये 0.01 और ये 1 मोलर हो तो बेटा 10 जो है वो नीचे आ जाएगा। चलें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमारे पास अगर पीएच हो 4.74 प्लस लॉग ऑफ एसिटिक एसिड हमारे पास 0.1 मोलर हो और सोडियम एसीटेट हमारे पास 0.01 मोलर हो, तो साल्ट की कंसंट्रेशन 0.01 और एसिड 0.1। अब ये 1/10 आ जाएगा, तो पीएच आ जाएगा 4.74 प्लस लॉग ऑफ 1/10।
1/10 क्या होता है 10 इन्वर्स, तो pH आ जाएगी 4.74 प्लस log ऑफ 10 रेज़ टू पावर -1। अब पावर उधर चली जाएगी, log ऑफ 10 हो जाएगा, pH हो जाएगा 4.74 प्लस -1 log ऑफ 10। log ऑफ 10 1 होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, 4.74 -1, तो ये 3.74 हो जाएगी। तो बेटा जिस तरह से हम एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन को एडजस्ट करेंगे उसी लिहाज से हम बफ़र सॉल्यूशन जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो बफ़र सॉल्यूशन अपनी मर्ज़ी का एसिड रेंज में बन सकता है। इसी तरह अगर बेसिक सॉल्यूशन हो तो बेटा उसके लिए इक्वेशन बनेगी POH, यहाँ PKB हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे एंडरसन इक्वेशन हमने लिखी है उसमें हमारे पास pH था, इधर POH हो जाएगा, तो PKB प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर बेस हो जाएगा। ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा, बेसिक बफर जो बनेगा उसके लिए। उसके बाद बेटा हमारा दूसरा इसमें बफर में आ जाता है कि व्हाट इज़ बफर कैपेसिटी। बफर में किस हद तक बेटा हम देखना चाहते हैं कि किस हद तक ये उसको एब्ज़ॉर्ब करता है, ठीक है। इसको समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि वी हैव अ बफर सॉल्यूशन विद कंपोजिशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट 0.11 मोलर है और एसिटिक एसिड 0.09 मोलर है। बेटा इस सॉल्यूशन की pH जो है अकॉर्डिंग टू एंडरसन इक्वेशन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के हवाले से इसकी जो pH आएगी वो 4.74 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है 0.11 और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है 0.11 और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड 0.09। अगर बेटा इसको सॉल्व करें तो ये 4.83 आता है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें इस बफर सॉल्यूशन में हम 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं। हम इसमें 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ एडेड इन दिस सॉल्यूशन। 0.01 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, क्या होगा ज़रा इसको समझें। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा आयोनाइज होगा कम्प्लीटली, उस सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा और उसमें सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन होंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर इसका 1 मोल होगा तो 1 मोल ही सोडियम आयन और 1 मोल ही हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे। एंड इफ़ इट इज़ 0.01 मोल तो हाइड्रोक्सल आयन के भी 0.01 मोल होंगे। 0.01 को आप 1/100 या 10 रेज़ टू पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक होगी बात। अब ये जो हमारे पास 0.01 मोलर सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अगर बेटा ये पानी में ऐड होता है, ठीक है, आप इसको पानी में ऐड कर दें तो उसकी pH क्या होगी ज़रा देखें। ये सॉल्यूशन क्या करेगा, इसमें हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन है 10 रेज़ टू पावर -2, नेगेटिव लॉग ले लें हाइड्रोक्सल आयन का, नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज़ टू पावर -2 परे चला जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH POH हो गया, तो ये जगह माइनस इंटू -2 लॉग ऑफ 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ 10 1 होता है। तो बेटा इस सॉल्यूशन की POH जो है वो 2 होगी। सम ऑफ pH एंड POH ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ 14। अगर POH 2 है, नाउ व्हाट विल बी द pH? द pH इज़ 12। यानी अगर ये सॉल्यूशन पानी में मिला, यानी 0.01 मोलर 0.01 मोल
सोडियम हाइड्रोक्साइड के पानी में अगर मिलाएं तो पानी 25 डिग्री पे, लेट्स सपोज हम ये सारा काम 25 डिग्री पे कर रहे हैं, तो पानी की pH 7 से जंप करके 12 पे चली जाएगी, 7 से जंप करके 12 पे आएगी। अब देखते हैं कि यही 0.01 मोल जब इस बफर में मिलेंगे तो क्या होगा। अब इस बफर को समझने के लिए पहले तो आप ये समझें कि इस बफर के अंदर एसिटिक एसिड है जिसमें एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन्स हैं, और सोडियम एसीटेट है जो कि एसीटेट आयन्स और सोडियम आयन्स की सूरत में ये रेजरवायर हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन आ गए कितने, 0.01 मोल। 0.01 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्सल आयन 0.01 मोल होंगे। जब ये 0.01 मोल वाले को इस बफर में मिलाएंगे तो बेटा ये हाइड्रोक्सल आयन यहाँ से हाइड्रोजन को कंज्यूम करेगा, इस्तेमाल कर जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देंगे ये। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन के साथ ये मिलेगा और वाटर बन जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन अगर ये 0.01 मोल है तो ये हाइड्रोजन आयन 0.01 इस्तेमाल कर लेगा। जब हाइड्रोजन आयन 0.01 इस्तेमाल हो जाएंगे तो इक्विलिब्रियम 1 जो है उसकी प्रोडक्ट में कमी वाक़या हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट में से 0.01 मोल इस्तेमाल हो गए हैं। सो इक्विलिब्रियम नंबर 1 विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने के लिए एसिड में से हाइड्रोजन आयन 0.01 मोल इस्तेमाल हो गए हैं। एसिड था कितना, एसिड था 0.09 मोलर। ठीक होगी बात, ये मैंने ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। एसिड बेटा कितना था, 0.09 मोलर था। उसमें से 0.01 मोल हाइड्रोजन इस्तेमाल होने की वजह से एसिड में से 0.01 मोल की कमी वाक़या हो गई, तो एसिड रह गया 0.08 मोल। अच्छा, उस कमी को पूरा करने के लिए जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एसिड मौजूद था बिकॉज ऑफ सोडियम एसीटेट, बहुत सारा एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड होता है क्योंकि एसीटेट आयन ऊपर वाले इक्विलिब्रियम को रिवर्स कर देते हैं। कॉमन आयन भी हमने पहले डिटेल में बात पढ़ी हुई है। तो बेटा जब ऊपर वाला इक्विलिब्रियम हाइड्रोजन आयन को पूरा करने के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो 0.01 मोल ऑफ एसीटेट आयन मज़ीद प्रोड्यूस हो जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन आयन में तो कमी आ गई, ओवरऑल एसिड कम हो गया है, लेकिन एसिड अनडिसोसिएटेड एसिड के आयोनाइज होने की वजह से एसीटेट आयन मज़ीद दाखिल होंगे इसमें। अब जब एसीटेट आयन इसमें दाखिल होंगे तो 0.01 मोल हाइड्रोजन आयन पूरे करने के लिए 0.01 मोल एसीटेट आयन बढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव आयन जो होते हैं वो साल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो साल्ट की कंसंट्रेशन में 0.01 का इजाफा हो जाएगा। एसिड 0.01 मोल इस्तेमाल हो गया है, एसिड जो है वो 0.01 मोल इस्तेमाल हो गया है, लेकिन साल्ट 0.01 मोल बढ़ जाएगा। तो साल्ट की जो नई कंसंट्रेशन बनेगी वो ये बनेगी कि 0.11 तो था, इस डिस्टर्बेंस की वजह से इसमें 0.01 मोल का इजाफा होके ये 0.12 पे आ गया है। अब न्यू कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट भी हमें पता चल गई, न्यू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड भी हमें पता चल गई। इसको हम पीएच वाली इक्वेशन में रख लेते हैं, पीके प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ऊपर लिख लें 0.12 और एसिड नीचे लिख लें 0.08। पीके ऑफ एसिटिक एसिड 4.74 होती है, इसे सॉल्व करेंगे लॉग ऑफ 0.12 और 0.08, तो बेटा हमारा जो नया आंसर आएगा वो 4.93 आएगा। अब आप देखें, एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने से, जिसे हम अगर पानी में मिलाते तो पानी 7 से 12 पे चला जाता, जबकि बफर सॉल्यूशन में मिलाने से वो 4.83 से वो जस्ट 4.93 पे आया है। बहुत माइनर सा इजाफा हुआ है एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलाने से भी।
यही वो बात जो मैं कल भी आपको बता रहा था कि शॉक्स बेटा एक ख़ास हद तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हम इसमें बेस को मिलाते जाएंगे तो अल्टीमेटली वो कंज्यूम होता एट द एंड वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और फिर उसी तरह रैंडम एब्रप्ट चेंज आएगी पीएच के अंदर। तो बफर सोल्यूशन बेटा जो होता है वो एक्सटर्नल एसिड या बेस अगर थोड़ी क्वांटिटी में मिल भी जाए तो बफर सोल्यूशन अपने इक्विलिब्रियम की इस तरह से उसका शिफ्ट होता है कि वो आने वाले एसिड या बेस को न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत रखता है और उसकी पीएच में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। दिस इज़ बफर कैपेसिटी। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने बफर की पीएच जो है वो क्या है इसको पढ़ा है, और साथ ही साथ बफर कैपेसिटी क्या है हमने इससे पिछले लेक्चर में मैंने बफर का इंट्रोडक्शन आपको समझाया था, इसकी इम्पोर्टेंस बताई थी, और साथ ही साथ आपको बफर किस तरह से काम करता है, ये इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है, ये सारा डिटेल में समझाया था। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाज़त अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।